नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद अब्दुल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी से रूबरू कराएँगे, एक ऐसी कहानी आपको सुनाएँगे, जहाँ अमेरिका के एक शहर में 22 साल की एक लड़की की जान ले ली जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन 9 साल गुज़र जाने के बाद भी पुलिस कातिल को सलाखों के पीछे नहीं पहुँचा पाती। कौन से इस तरीके के एविडेंस रहे हैं, कौन से इस तरीके के सबूत जो पुलिस इकट्ठे नहीं कर पाई है, इन तमाम पहलुओं पे हम इस वीडियो में ज़रूर गौर करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, तो आपको पूरी कहानी ज़रूर समझ आएगी। बात 2007 या 8 की है, जब भारतीय मूल की एक लड़की नादिया मलिक अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट के एक शहर फिलाडेल्फिया में के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। यही कोई 15-16 साल की उम्र रही होगी, जहां उसकी भारतीय मूल के भूपेंद्र गगन सिंह से मुलाकात होती है और शुरू में उनकी दोस्ती होती है और थोड़े दिनों के बाद ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को इसका पता ही नहीं चलता और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। नादिया मलिक अपने स्कूल की बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी और आला नंबरों से हमेशा वो स्कूल में कामयाब होती थी और स्कूल में जो उसका रिकॉर्ड था वो बहुत बेहतर था और स्कूल में उसको कई अवार्ड मिल चुके थे और वो खुद पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी और उसकी फैमिली के भी ख्वाब थे कि नादिया मलिक आगे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र गगन सिंह उसकी ज़िंदगी में आता है तो उसकी ज़िंदगी जैसे तब्दील ही हो जाती है। घर वालों से मिलना बैठना उसका कम हो जाता है। जो उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे उसको हमेशा फ़ासला चाहिए होता है और वो मौका तलाश करती थी कि उसे मौका मिले और वो भूपेंद्र से बातें करे। लेकिन जैसे ही इसकी भनक उसकी फैमिली को लगती है, तो फैमिली उससे भूपेंद्र से दूर होने का दबाव बनाती है। उसकी फैमिली उसको कहती है कि अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक़्त है, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो और ये बहुत बाद की चीज़ें हैं और भूपेंद्र से तुम्हें दूर होना पड़ेगा। लेकिन उसे घरवालों की ये तमाम बातें, अपने वालिदैन की, अपने भाइयों की ये तमाम बातें उसे उस वक़्त बहुत गलत नज़र आती हैं और वो गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाती है। एक बार जब वो निकलती है, वो भूपेंद्र के साथ रहने लगती है। 2008 में वो बगैर शादी के लिव इन में भूपेंद्र के साथ रहना शुरू कर देती है और तालीम तो जैसे वो बिल्कुल ही छोड़ देती है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी का कह लीजिए कि एक बुरा दौर शुरू होता है। 2008 से लेकर 2012 तक कहीं न कहीं उसकी ज़िंदगी जैसे-तैसे गुज़र ही रही थी और 2012 तक नादिया मलिक 3 बच्चों को जन्म देती है। बड़ा बेटा होता है, 2 छोटी बेटियाँ होती हैं और उसकी ज़िंदगी जैसे सही सलामती के साथ पटरी पे चली जा रही थी और फैमिली से उसका ताल्लुक, उसका रिलेशन बिल्कुल टूट चुका था। वक़्त गुज़रता है, 2012 में उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी अलीना सिंह, 3 महीने की उसकी बच्ची थी। भूपेंद्र और नादिया दोनों किसी काम से शहर जाते हैं, बच्ची भी साथ थी। बच्ची की जैसे ही रास्ते में तबीयत ख़राब होती है, उसको साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो उसको सँभालने की कोशिश करती है और वो भूपेंद्र से कहती है कि हमें मेडिकल टीम को, पुलिस को कॉल करनी चाहिए, हमारी बच्ची की तबीयत बिगड़ती जाती है। तो भूपेंद्र उसको उलटकर जवाब देता है कि मुझे इससे क्या? ये मरे, ये रहे, ये जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसे तुम सँभालो और उसे वहीं छोड़कर भूपेंद्र वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ से नादिया का जैसे भूपेंद्र से बिल्कुल भरोसा टूट जाता है और उसके साथ जो उसके वादे ज़िंदगी भर साथ निभाने के किए थे, जैसे वो उम्मीदें उसकी माँद पड़ने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं और उसका जो भरोसा, जो ट्रस्ट था, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो मेडिकल टीम को खुद फ़ोन करती है, जब तक पुलिस आती है या मेडिकल टीम वहाँ पहुँचती है, वो 3 महीने की बच्ची दम तोड़ चुकी होती है और वो ज़िंदगी की जंग हार जाती है। जब पुलिस टीम को ले जाती है मेडिकल के लिए और उसका मेडिकल होता है बच्ची का, तो मेडिकल की जो रिपोर्ट आती है उसमें आता है कि कुछ ज़हरीली चीज़ें इस बच्ची के पेट में गई थी जिससे इसकी जान चली गई है। कहीं न कहीं नादिया को शक होता है कि शायद भूपेंद्र ने इसको कोई इंजेक्शन लगाया है या उसने इसको बच्ची को कुछ ऐसा खिला दिया है जिससे इसकी जान चली गई है। यहाँ से उनकी ज़िंदगी और उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है और उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन नादिया मलिक चूँकि अपनी फैमिली से भी दूर हो चुकी थी, फैमिली से अलग रहती थी, तो उसके पास दूसरे कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं थे जिनको वो अपना दर्द बता पाती, जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर पाती। इसी दौरान उसकी
थॉमस सिंह नाम के एक शख्स से मुलाकात होती है और उसके साथ नादिया मलिक की दोस्ती हो जाती है। और जैसे ही इस दोस्ती की भनक भूपेंद्र को लगती है, वो नादिया को और ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उसको बातों-बातों पे मारता है, बातों-बातों पे उसको पीटता है। जैसे-तैसे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब होती चली जाती है यहाँ से। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ 2014 तक उनकी ज़िंदगी ऐसी मोड़ पे आ गई थी कि नादिया मलिक भूपेंद्र से इतनी तंग हो चुकी थी, इतनी उससे परेशान हो चुकी थी कि वो भूपेंद्र से रिश्ते ख़त्म करना चाहती थी और वो भूपेंद्र को कहती थी कि अब मैं आपके साथ वक़्त नहीं गुज़ार सकती, ज़िंदगी मेरी आपके साथ नहीं गुज़र सकती। अब हमें एक-दूसरे को अलविदा कह देना चाहिए और हमारे रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। लेकिन भूपेंद्र इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। फिर एक दिन आता है 9 फरवरी 2014 का, कि भूपेंद्र उसको बहुत बुरी तरीके से पीटता है। तो वो थोड़ा-सा उसको मौका मिलता है, वो इस दौरान अपने भाई को फ़ोन करती है। उसके भाई का नाम होता है खालिद मलिक। खालिद मलिक को जैसे ही वो फ़ोन करती है और उसे कहती है कि भाई, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये मुझे बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, कमरे में बंद मुझे करके रखता है, ये मुझे बाहर भी जाने नहीं देता। तो खालिद जैसे ही उससे उसकी लोकेशन मँगाता है और उसे बताता है कि तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। तो भूपेंद्र उससे फ़ोन छीन लेता है और उसे फ़ोन छीन कर उसे कहता है कि अब तुम कभी भी इसकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे, कभी भी तुम अब इसको नहीं देख पाओगे। जैसे-तैसे खालिद वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उसको उनको फ़ोन करके ये जानकारी देता है कि मेरी बहन फिलाडेल्फिया में इस जगह रहती है, ये नंबर है जिनसे मुझे कॉलें आई हैं और जिसके साथ वो रह रही है वो उसको परेशान कर रहा है, वो उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। पुलिस से मौके पर जब पहुँचती है, जिस घर की वो लोकेशन होती है, तो वहाँ ना भूपेंद्र होता है और ना वहाँ नादिया होती है। वो दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। पुलिस के पास कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं थी कि पुलिस पता लगा पाती कि वो कैसे निकले हैं, कहाँ से निकले हैं। पड़ोसियों से और सीसीटीवी फुटेज से जानकारी मिलती है कि उनके पास ब्लैक कलर की एक निशान अल्टीमा कार है जिससे वो दोनों यहाँ से निकली है और पुलिस से बाकायदा तौर पे उनको ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। 11 फरवरी आ जाती है। 11 फरवरी को बाकायदा तौर पर उसकी फैमिली के लोग फिलाडेल्फिया के रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर वो एफआईआर दर्ज कराते हैं और वहाँ भूपेंद्र सिंह गगन के खिलाफ वो उसको अगवा करने की जो एप्लीकेशन एफआईआर है वो कराते हैं और पुलिस बाकायदा तौर पे अलर्ट जारी कर देती है कि ब्लैक कलर की निशान अल्टीमा कार जहाँ भी मिले, जिसको भी मिले, वो पुलिस को फौरी तौर पर सूचना दे दे। लेकिन पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगता, वक्त गुजरता चला जाता है और 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी उनके बारे में नहीं मिलती। पुलिस जो भी नंबर उनके ट्रेस करने की ट्राई करती है, वो नंबर उनके वो मोमेंट बंद हो जाते हैं। इस दौरान आखिर में 18 फरवरी 2014 को भूपेंद्र गगन सिंह को मैसेज करता है खालिद मलिक को, नादिया मलिक के ब्रदर को, और उनसे कुछ डॉलर्स की, कुछ पैसों की मांग करता है। उन्हें कहता है कि तुम इतने डॉलर्स अभी मेरे अकाउंट में डाल दो तो तुम नादिया को देख सकोगे और इसकी जान बच सकती है, मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो खालिद मलिक उसको रिप्लाई करता है कि अगर तुम मुझे ये बात रियलाइज़ करा दो, तो मुझे एक बार मेरी बहन की हेलो सुनवा दो, एक बार मुझे मेरी बहन की शक्ल दिखा दो, तो मैं तुम्हें जितने तुम कहोगे उतने पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद काफ़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं करता होता और वो नंबर पुलिस को दोबारा वो देता है और पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि वो फिलाडेल्फिया से चलते हुए जब न्यूयॉर्क की तरफ जाते हैं, उससे आगे एक शहर वहाँ का पड़ता है ओहियो, वहाँ तक वो नंबर ट्रेस होता है, लेकिन उसके बाद उसका भी एक जो मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है, यानी पुलिस किसी भी तरीके से उन तक पहुँचने में बिल्कुल नाकाम रहती है और इस दौरान उसकी फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था कि नादिया मलिक जिंदा है, वो मर चुकी है, उसको मारा गया है, उसको कत्ल कर दिया गया है, उसे छुपाया गया है। ये तमाम चीज़ें पुलिस के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। इसी दौरान 20 फरवरी 2014 को एक अनजान व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। किसी बार में, किसी रेस्टोरेंट में वो खाने के ऑर्डर के लिए बैठा हुआ था और वहाँ जो सामने पार्किंग थी, वहाँ उसे ब्लैक कलर की निशान अल्टीमा कार नज़र आती है और वो फ़ौरी तौर पर पुलिस को फ़ोन करके ये सूचना देता है और वो निशान अल्टीमा कार उसके ऐसे समझ आती है कि जब वो अपने खाने के ऑर्डर के लिए बैठा हुआ था,
इसी दौरान उसी टेबल पे एक अखबार था, जिस अखबार में वो खबर पढ़ता है कि ब्लैक कलर की अल्टीमा कार जहाँ भी हो, पुलिस को फौरी तौर पे सूचना दी जाए, और उसकी नज़र पड़ती है। तो जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस देखती है कि वो जो गाड़ी है पूरी तरीके से बर्फीली बर्फ उसके ऊपर जमी हुई है। पुलिस बर्फ उतारती है, देखती है उसी नंबर की गाड़ी है। जब खिड़कियाँ तोड़कर पुलिस उसमें अंदर झाँकने और देखने की कोशिश करती है, तो देखते हैं कि उसमें कपड़ों का एक ढेर पिछली सीट पे लगा हुआ है। जब पुलिस कपड़े हटाकर देखती है, तो नीचे देखती है कि नीचे नादिया मलिक की लाश होती है। पुलिस ये सब देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि जिस गाड़ी को पुलिस से पूरी तरीके से ट्रेस करने की ट्राई कर रही थी, वो गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी हुई थी। और मज़ीद अफ़सोस करने की इसमें ये बात है कि उस गाड़ी पे 10 से ज़्यादा पार्किंग के स्टिकर लगे हुए थे, यानी बार-बार इनलीगल जगह पे वो गाड़ी पार्क की गई थी, जहाँ पुलिस जब भी जाती थी उस पे पार्किंग के नोटिस पुलिस लगा देती थी, लेकिन पुलिस अंदर झाँक के नहीं देख पाई कि क्या इसके अंदर डेड बॉडी है या ये गाड़ी किसकी है। ये तमाम चीज़ें भी रहस्य बहुत अरसे तक बनी रही, और इस दौरान जब पुलिस उनके पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम को उसकी बॉडी को सौंपती है, और मेडिकल की जो रिपोर्टें आती हैं, वो आती हैं कि इसकी जो जान गई है, वो सांस दम घुटने से इसकी मौत हुई है। इस तरीके के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिलते कि इसको मारा गया है, इसको ज़हर दिया गया है, और पुलिस इन एविडेंस के एतबार से इनको देखते हुए एक बार उसको गिरफ्तार कर लेती है। ओहियो एक शहर पड़ता है अमेरिका का, वहाँ से। लेकिन 2 या 4 दिन की पूछताछ के बाद, जिसमें वो ये तमाम चीज़ें कबूल नहीं करता, वो कहता है कि जो हमारे पास निशान अल्टीमा कार थी, वो तो मैंने नादिया को ही दी हुई थी और वही वो गाड़ी यूज़ करती थी। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस इस तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई कि वो मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुँचाती, क्योंकि इसमें बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें थी कि जब पुलिस ने गगन को गिरफ्तार किया था, उस दौरान उसके पास से 2 चीज़ें मिली थी। एक गाड़ी की उसके पास से चाबी मिली थी उसी गाड़ी की, और एक उसके पास से नादिया का मोबाइल मिला था। तो कहीं न कहीं जो मैसेज नादिया मलिक के मोबाइल से वो खालिद मलिक को, उसके भाई को भेज रहा था, वो मोबाइल भी उसी के पास था। और खालिद मलिक जो नादिया मलिक के ब्रदर हैं, वो जो पुलिस के पास जो एफआईआर में वो लिखवाते हैं कि उस गाड़ी की हमारी जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक ही चाबी थी। तो ये भी कहीं न कहीं पुलिस इस मामले को इस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकती थी कि जब पुलिस की गाड़ी की एक ही चाबी थी, तो पार्क भी कहीं न कहीं ये गाड़ी उसी ने की है, और इसी ने उसमें गाड़ी में उसको मार के बंद किया था। लेकिन क्या इस तरीके के एविडेंस रहे, क्या इस तरीके की चीज़ें रही कि पुलिस उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुँचाई पाई, 2-3 बार उसको अरेस्ट किया, और फिर पूछताछ के बाद पुलिस उसको छोड़ती रही। इस दौरान खालिद मलिक जो नादिया मलिक के ब्रदर हैं, उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव जो होते हैं उनको भी हायर किया, और उनको हज़ारों डॉलर्स देकर उनसे भी इस मामले की इंक्वायरी कराई कि हमें ये पता चले कि इस मौत की सच्चाई क्या है, क्या उसको कत्ल किया गया, क्या उसका मर्डर किया गया, क्या उसकी जान ले ली गई, या फिर वो नॉर्मली अपनी मौत मरी है। इस ताल्लुक से जो प्राइवेट डिटेक्टिव जो रिपोर्ट उनको देते हैं 2019 में, वो बताते हैं कि उसकी जो बाईं जो तरफ की जो उसकी बाजू थी, उसमें जहरीले इंजेक्शन लगे थे, और इस इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी। यानी उसकी जो बॉडी है उस पे और कोई निशान मौजूद नहीं थे, सिर्फ उसकी एक बाजू पे इंजेक्शन लगा हुआ था कि जिससे वो जहरीला इंजेक्शन उसके अंदर गया और इससे उसकी जान गई थी। तो कहीं न कहीं जब ये चीज़ें पुलिस के पास, ये सबूत पुलिस को दिए गए और पुलिस को कहा गया कि आप इस मामले को दोबारा इन्वेस्टिगेट करिए, तो पुलिस ने ये कहते हुए उस फाइल को बंद कर दिया कि इनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है, जिससे इस मामले की इंक्वायरी की जाए या इस फाइल को दोबारा खोला जाए। अब नादिया मलिक ज़िंदगी की जंग हार चुकी थी, उसके पास 3 बच्चे थे। एक बच्ची उसकी 2012 में ही मर चुकी थी, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी में दरारें पैदा होती हैं। उस बच्ची के लिए ही नादिया मलिक का भूपेंद्र से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, और उसके बाद उनकी ज़िंदगियाँ जैसे पटरी से बिल्कुल पूरी तरीके से उतर जाती हैं। उसके 2 बच्चे और हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। वो हाल-फिलहाल में अपनी नानी के पास, अपने मामा खालिद मलिक के पास अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद, इस पूरी स्टोरी को समझने के बाद आपकी क्या समझ में आता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएँ। लेकिन ज़्यादातर इन मामलों में यही होता है कि अगर आप फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ फैसले लेते हैं, वो शायद आपकी अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और ज़्यादा आपकी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करते हैं।
तो कहीं न कहीं आप कोशिश करिए कि आप रिश्तों में अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों का आपको बारहा ख़्याल रखना चाहिए। तो हाल-फिलहाल में ये फ़ाइल को जो अमेरिका की वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, उन्होंने 2021 में एक बार इस फ़ाइल को दोबारा खोला था और उस वक़्त भी उन्होंने गगन को दोबारा बुलाया पुलिस थाने और उसको दोबारा फिर उससे पूछगछ की, लेकिन पुलिस के फिर दोबारा कुछ हाथ नहीं लगा और इस फ़ाइल को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और हाल-फिलहाल में जो उनके दोनों बच्चे हैं, वो अपने नाना-नानी के पास हैं और नादिया इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई है। और उसके ब्रदर्स ने उसके बाद भी बहुत वहाँ पे खुले तौर पे मीडिया के सामने भी ये बातें कही कि अगर कोई इस केस की सच्चाई बताएगा कि मेरी बहन को किस तरीके से मारा गया, कोई उसका भूपेंद्र का दोस्त हो, उसका कोई रिलेटिव हो या मेरी बहन का कोई रिलेटिव हो जिसको उसने पूरी तरीके से बताया हो, तो मैं उसको अमेरिकी $1,00,000 देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ये तमाम चीज़ें रहस्य बनी रही और पुलिस भी इस मामले को इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई कि पुलिस मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुँचा पाती। आज की वीडियो में इतना ही और आगे की तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रथ विद अब्दुल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।